चलिए जी सर, आज जीएसटी कंपनसेशन सेस और रेट्स अंडर जीएसटी हम लोगों को खत्म करना है पूरा का पूरा। आई होप यू ऑल चैम्प्स आर वेरी गुड। ठीक है, चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इवन इफ यू हैव अ डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर डाउट नहीं भी है तो अपनी अटेंडेंस मार्क करना ना भूलिए, सो दैट आई गेट टू नो विच स्टूडेंट इज देयर टू स्टडी एट द टाइम ऑफ द लेक्चर पोस्टिंग। ओके, चलो हमने बहुत सारे फीचर देख लिए। पहला फीचर देखा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सेकंड देखा वन नेशन वन टैक्स, तीसरा देखा डुअल जीएसटी मॉडल, उसके अंदर इंटर इंटरस्टेट सप्लाई देखा, उसके अंदर हमने देखा सप्लाई की डेफिनेशन, रेसिपिएंट की डेफिनेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख लिया। अब हमारे पास लास्ट फीचर बचता है रेट ऑफ जीएसटी। हमने एक फीचर और देखा था ना बेटा, यहाँ पे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अभी हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर लेफ्ट विद जीएसटी कंपनसेशन सेस। नाउ अंडर जीएसटी, जैसे मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में भी कि इस तारीख को, ये 16 जनवरी 2017 को रेट्स एंड स्कोप कुछ फाइनलाइज हुए थे। उन्हीं रेट एंड स्कोप वाली मीटिंग में कुछ रेट फाइनलाइज करे थे जीएसटी काउंसिल ने। तो जीएसटी काउंसिल फाइनलाइज करके वो रेट एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपको ये बात पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जीएसटी काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो बात दूसरी है कि वो उनकी कोई बात टालते नहीं है नॉर्मली यूजुअली, क्योंकि उसके अंदर एफएम ऑलरेडी एक मेंबर है, तो एफएम की ही गवर्नमेंट है और एफएम ही उस काउंसिल की मेंबर है, तो वो अपना कहाँ कैसे काटेगी। तो जब चेयरमैन ही उस काउंसिल के एफएम को बना दिया, तो बहुत मुश्किल है कि कोई डिसीजन जीएसटी काउंसिल का डायरेक्टली इम्प्लाई रिजेक्ट किया जाए फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो होता क्या है ना, बेसिकली सारी चीजें जो है ना वो अप्रूव ही कर देते हैं यार, ऐसा कुछ है नहीं कि जो अप्रूव ना करते हो। बट सरकार ने ये चीज क्लियर कर रखी है कि पावर हमारे पास है। जीएसटी काउंसिल इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये चीज फाइनलाइज कर रखी है। अब जो रेट फाइनलाइज हुए थे वो तो 0.5%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। कब कहाँ कैसे किस सप्लाई पे किस वैल्यू पे लगाया जाएगा, अभी लेविन कलेक्शन वाले चैप्टर में देखना है, विच विल बी मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर यू गाइस। अभी हम लोग थियोरेटिकल बेस अपना बेस बिल्डिंग कर रहे हैं। तो दीज 5 to 6 लेक्चर्स आर फॉर यू टू बेसिकली बिल्ड योर बेसिक्स। बेसिक्स बिल्ड होने के बाद जब हम लेविन कलेक्शन में कूदेंगे ना, नाउ दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुड रिक्वायर योर बेसिक्स। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे यार, आप बड़े बच्चे हैं, आपको ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डो नॉट वेस्ट एनी एक्स्ट्रा टाइम, लेट्स जंप इनटू द कॉन्सेप्ट स्ट्रेट अवे। जीएसटी कंपनसेशन सेस रेट का मैंने बता दिया, कब कहां कैसे कब कब लगेंगे क्यों नहीं लगेंगे वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। जीएसटी कंपनसेशन सेस अभी हमको देखना है, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे क्या होता है कि जीएसटी लगने के साथ साथ, यहाँ पे आप देखोगे जीएसटी के वाले रेट तो लगेंगे, जब लगेंगे उसके साथ साथ एक टैक्स और लगेगा जिसे बोलेंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस। सर ये क्या चीज है? अभी तो आपने ऊपर बोला था कि टैक्स ऑन टैक्स जीएसटी में नहीं लगता। हाँ सर, नहीं लगता टैक्स ऑन टैक्स जीएसटी में। बट आपको एक बात समझनी है कि जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स तो नहीं लगता, बट फिर भी देयर इज अ सेपरेट टैक्स which is known as GST compensation cess applied on various category of products like specified category only। उनके ऊपर लगाया जाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। इसके पीछे का कारण बहुत बढ़िया है। आप भी कहेंगे कि यस, द कॉज और द motive or the objective of GST compensation cess charging is something moral or like logical or like viable। ठीक है, चलो। Provided to states to compensate the loss of revenue। loss of revenue इस पे फोकस करेंगे। loss of revenue बेटा, loss of revenue का मतलब समझे? loss of revenue मतलब टैक्स रेवेन्यू। अब हुआ क्या ना, देखो जब से जीएसटी आया है, जब से कुछ स्टेट्स की हालत टेट है एकदम। टेट का मतलब वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जितना वो पहले टैक्स लगा के कमा रहे थे। देखो बेटा, जीएसटी कंपनसेशन सेस मतलब हो गया हमारा, अभी मैंने अभी आपको बताया कि ये स्टेट्स को दिया जाता है फॉर लॉस ऑफ देयर रेवेन्यू ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अब बहुत सारी स्टेट्स को हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि बहुत सारे स्टेट्स मल्टीपल टैक्सेस लगा रहे थे, अपना अपना हिस्सा सब खा रहे थे। जैसे वैट लगाने वाले लोग अलग थे, वैट लगाने वाले लोग अलग थे, और सीएसटी लगाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट थी। तो सब अपना टैक्स लगाते थे और अपना पैसा खाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी जीएसटी के आने की वजह से ये दोनों टैक्सेस हो गए सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। नाउ देयर इज सिंगल टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी। नाउ व्हाट हैपेंस समटाइम्स इन सम स्टेट्स, व्हाट इज हैपनिंग कि जो पहले वैट से कमा रहे थे 1000 रुपए, नाउ अंडर जीएसटी दे आर अर्निंग ओनली 100 रुपीज, और ओनली 500 रुपीज, और ओनली 800 रुपीज, और ओनली 900 रुपीज। मतलब नॉट अप टू द मार्क एज प्रीवियसली दे वर अर्निंग।
तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जीएसटी तो हमें पास करना ही है, तो पास करने के लिए एक लड्डू देना पड़ेगा। हमने पहले भी लड्डू की बात करी थी 50%, लेकिन उसके बाद भी कुछ सरकारों को वो लड्डू भी पूरा नहीं पड़ा, तो उन्होंने बोला भैया हमें एक और लड्डू दो। तो सरकार लेके आई जीएसटी कंपनसेशन सेस। स्टार्टिंग से ही है ये, बाद में नहीं लाया गया, क्योंकि यही वो लड्डू है बड़े वाला। छोटे वाला लड्डू की 50% आपको मिलेगा, बड़ा लड्डू ये है कि आपको एक कंपनसेशन सेस मिलेगा। हम वादा करते हैं कि जितना पैसा आप कमा रहे थे पहले टैक्स से, उतना तो आप कमाओगे ही, प्लस हम लोग उसमें ग्रोथ परसेंटेज भी ऐड करके देंगे आपको, और जितना डिफरेंस होगा उतना हम आपको पे करेंगे। चलो मैं पढ़वा देता हूं आपको फटाफट। ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी प्रोवाइडेड फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट, ये कहां से दिया जाएगा? अपॉइंटमेंट डेट से दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट डेट बेटा सबको याद होनी चाहिए, 1 जुलाई 2017। जिस बच्चे को अपॉइंटमेंट डेट याद नहीं है अभी तक भी, इतने लेक्चर होने के बाद, उसको तो बहुत पीटना चाहिए। बदमाश बच्चे हो तुम लोग बहुत ज्यादा। अप टू अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो सरकार ने बोला कि अपॉइंटमेंट डेट से 5 सालों तक हम आपका खर्चा उठाएंगे। अगर आपका टैक्स का रेवेन्यू पूरा नहीं बैठा जीएसटी में जितना पहले था, तो हम आपको वो पैसा दे देंगे, 5 सालों तक देंगे। अपॉइंटमेंट डेट से 5 ईयर्स, तो मतलब 17 से 18 1 ईयर, 18 से 19 2 ईयर्स, 17 से 18 1 ईयर, 18 से 19 2 ईयर्स, 19 से 23 ईयर, 20 से 21 4 ईयर, एंड 21 से 22 5 ईयर्स। तो मतलब 31 मार्च 2022 तक ही दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, 31 मार्च 2022 तक ही दिया जाना था। लेकिन 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 नाउ दिस हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू कोरोना वायरस। तो एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2026, मतलब ये 2026 में खत्म होने वाली है जो बेनिफिट सरकार दे रही है। तो 5 साल का पहले ओरिजिनली था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आप देख ही सकते हैं, जहां पे पहले 22 में एंड होता, अभी ये एंड होगा 25-26 में। मतलब दिस ईयर इज द लास्ट ईयर फॉर दिस कंपनसेशन सेस। ओके, ये कंपनसेशन अभी भी बढ़ाया जा सकता है यार। सरकार के मुंह पर खून लग गया एक बार यार, टैक्स उनको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो क्यों बंद करेंगे, इसे किसी और नाम से ले आएंगे। तो बच्चे ये ना सोचेंगे भैया इसको तो पढ़ना ही नहीं है, अगले अटेम्प्ट से पूछा ही नहीं जाएगा। आपको इसी अटेम्प्ट में पेपर पास करना है, आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये दिमाग में अपने बिठा लो। ये मत सोचो कि यार हमें ये भी पढ़ना है यार वो भी पढ़ना है। बी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स, बी द पर्सन हु वांट्स टू लर्न एवरीथिंग। जब भी आप सक्सीड हो सकते हो प्रोफेशनल लाइफ में। भाई अगर मैं ये सोचता हूँ और मुझे फैसिनेट नहीं करती चीज की हाउ डज द जीएसटी वर्क, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं ऐसे सोचता हूँ जब भी जीएसटी में सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार जीएसटी क्यों ही लगाया जाता है, कौन सरकार को पावर दे रहा है लगाने की, सरकार वो चार्ज करती है तो कैसे होता है। मतलब दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई मेड अप इनटू माय माइंड, देन आई लुक फॉर द सॉल्यूशंस। दिस इज हाउ वी शुड स्टडी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर मान लो एक बच्चे ने साइंस ले ली, नाउ साइंस डज नॉट एक्साइट द स्टूडेंट और डज नॉट फैसिनेट द स्टूडेंट। उसको मतलब ही नहीं है कि यार, वो सोचता ही नहीं कभी कि यार अगर मेरे आसपास कोई चीज हो रही है तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, इफ आई ड्रॉप दिस पेन तो ये नीचे ही क्यों गिर रहा है। अगर उसके मन में ऐसे सवाल नहीं आते देन ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन द सब्जेक्ट। और जब आप इंटरेस्टेड नहीं होते देन यू कैन नॉट बिकम द प्रोफेशनल और द स्पेशलाइज्ड पर्सन इन दैट फील्ड। अगर आप जीएसटी में इंटरेस्टेड होगे तो आपके दिमाग में ये सारी बातें खुद ब खुद आनी चाहिए कि जीएसटी कंपनसेशन सेस तो यार मुझे सीखना चाहिए, ये भी कुछ होता है यार मुझे ये सीखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं आना चाहिए यार ये भी पढ़ना पड़ेगा। एट दिस लेवल ऑफ इंटरमीडिएट और इवन फाइनल लेवल, यू इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस कि यार चल ये छोड़ देते हैं, चल यार ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आपका काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इंडस्ट्री में काम करना। आई एम टेलिंग यू एज पर माई एक्सपीरियंस। ओके सर, आई एम नॉट हेयर टू डिमोटिवेट एनी ऑफ यू, बट प्लीज बी श्योर कि आपको इंटरेस्ट हो इन सब सब्जेक्ट्स में। एबीसी एनालिसिस, आई नो मैं भी डालता हूँ वीडियो एबीसी एनालिसिस की, मैं भी बच्चों को एबीसी एनालिसिस करवाता हूँ, बट दैट इज ओनली एंड ओनली वैलिड एंड बी प्रैक्टिकल अपॉन और नियर द एग्जामिनेशन। एग्जाम पास करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो ना। अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सब चीज A to Z पता होना चाहिए। अगर मैं दिमाग में अभी से ये बदलूंगा भैया पेपर में आओगा ना होगा, तो भैया फिर तो मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा। फिर तो मैं हर टॉपिक के बाद यही देखता रहूंगा, अरे यार ये आया है कभी, क्यों ना आया हो भाई 10 साल में, हम ना पढ़ रहे ये चीज। फिर इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया क्या करोगे? तो आपका इंस्टीट्यूट से तो 4 कदम आगे रहना, 100 कदम नहीं पूछता ना पूछ भैया, सिलेबस में है पढ़ूंगा मैं तो। और मैं तो फाइनल में हूँ, मैं तो कुछ चीज नहीं छोड़ सकता। इंटर वाले बच्चों के चलो मुझे समझ में आता है, वो थोड़ा सा रहेंगे। इस इन बैचेस में भी मतलब उत्कर्ष बैच में भी बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इंटर कैसे पता चलेगा, फाइनल कैसे पता चलेगा। बेटा मैं हूं ना यहाँ पे बताने के लिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। खैर के लिए कंपनसेशन सेल्स इंटर और फाइनल दोनों में है, इतना ही है जितना यहाँ है।
ये नीचे वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए नहीं है, फिर भी वो फॉर देयर नॉलेज पढ़ सकते हैं, इसको कोई नुकसान नहीं है। फाइनल वाले बच्चे इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, स्पेशली उनके लिए मैं डाल रहा हूँ लेक्चर यहाँ पे ये चीज इंक्लूड करके, ठीक है। लेकिन इंटर वाले बच्चों के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस जानना उतना ही जरूरी है जितना फाइनल वालों के लिए है बेसिक। एडिशनल रिक्वायरमेंट जो टैक्सेबिलिटी वगैरह है उसका हम अलग से चैप्टर भी देखेंगे, अभी भी मैं फाइनल वाले बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा। चलो यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट डेट से इनिशियली 5 साल का था, फिर वो एक्सटेंड करके अभी 2026 तक में 31 मार्च तक में शिफ्ट कर दिया गया है। ऑन नोटिफाइड गुड्स, मैंने बताया ना कुछ गुड्स पे, तो नोटिफाई कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल ही करेगी यार, इनिशियली कर रखा है उसने। सेस शैल बी एप्लीकेबल। अब एक बात याद रखना, ये सेस है, जैसे सेस का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट टैक्स, इट इज नॉट जीएसटी कंपनसेशन टैक्स, इट इज सेस। व्हाट इज सेस? सेस मींस इट विल बी लेवाइबल अपॉन टैक्स, इट विल बी लेवाइबल अपॉन टैक्स, मतलब टैक्स के बाद लगेगा, टैक्स तो जो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा ये लगेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, उसके अलावा सेस आपको पे करना पड़ेगा, इट इज नॉट टैक्स। वंस यू पे द टैक्सेस, नाउ यू आर कमिंग विद द सेस थिंग। ओके, तो किन चीजों पे लगेगा? तंबाकू पे, पान मसाला पे, सिगार सिगरेट पे, कोल एंड लिग्नाइट पे, एरिएटेड वाटर पे या मोटर कार्स पे। अब सरकार इनको नाम देती है लग्जरी एंड सिन गुड्स। सरकार बोलती है कि जब भी आप लग्जरी एंड सिन मतलब गुनाह करेंगे, जैसे जो बच्चे क्रिश्चियन होंगे वो जानते होंगे, इन द नेम ऑफ गॉड, द सिन मीन्स वॉट एवर यू डू आउट ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ और द path which you must have been following एज अ गुड ह्यूमन बींग, उसको सिन बोलते हैं। तो सरकार के हिसाब से कुछ समान, यहाँ पे सरकार वाला वो मतलब नहीं, मतलब लेकिन सिन सरकार का मतलब ये है जो हमें हार्म करता है। लग्जरी जिसमें हम पूरी ऐश मार रहे हैं, लेकिन सरकार यार पैसे लेने के लिए कुछ भी करती है। मतलब आई डू नॉट नो व्हाई दीज थिंग्स हैव कम इनटू द माइंड ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट बैन द थिंग्स ना। अगर सिन गुड है तो बैन करो उसको, बेच भी आप ही रहे हो, टैक्स भी उस पर ज्यादा ले रहे हो। अब सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम टैक्स ज्यादा लेंगे तो लोग कम खरीदेंगे। भैया अगर आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, देखते ही होंगे कितने सारे लेबर क्लास खाते हैं, मिडिल क्लास के लोग खाते हैं, कि वो कभी ये सोचते भी होंगे क्या कि हम लोग जीएसटी कंपनसेशन से दे रहे हैं इसके ऊपर, या हम लोग जीएसटी डबल दे रहे हैं, हम जीएसटी के साथ एक जीएसटी सेस भी दे रहे हैं? कभी नहीं सोचते होंगे। फिर सरकारी सब लड़के क्यों आती है? आई डो नॉट नो यार, मैं भी खुद भी बहुत परेशान हूँ चीजों से, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो है तो वो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तंबाकू और उससे जुड़े हुए सारे पदार्थ। एक बच्चे ने पूछा सर मैंने पान के पत्ता में लपेट के तंबाकू खा लिया, खरीद लिया, अब बताओ जीएसटी कंपनसेशन टैक्स लगेगा? आप पान मसाला को या पान को, तंबाकू को कैसे डिफाइन करते हो? सरकार ने बोला भैया जितने तरीके के तंबाकू सब बेटा ले ले, इसमें कोई तंबाकू ऐसा नहीं जिससे बाहर है। तो आपने ऊपर देखा था कि तंबाकू की टैक्सेबिलिटी जो मैंने आपको पढ़ाई थी टबैको की, तो मैंने आपको बताया था कि टबैको की टैक्सेबिलिटी के अंदर, कहाँ गया, टबैको की टैक्सेबिलिटी के अंदर दोनों चीज टैक्सेबल है। वो पुराने वाले टैक्सेशन में भी था, इस वाले में भी है। कहाँ गया, ये रहा। टैक्सेबिलिटी ऑफ टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट, इसमें क्या थे, कॉमन प्रोडक्ट थे जो पुराने भी टैक्सेबल थे और नए भी टैक्सेबल है। इट मींस इनके ऊपर एक्साइज भी लगती है, जीएसटी भी लगता है। अब बेटा जीएसटी सेस भी लगता है। अरे मैया, अरे मैया, मतलब जो चीज 1 रुपए की है उसे तुम भैया पहुंचा दो आसमान में। क्यों? सिन गुड्स हैं जी, हम तो टैक्स वसूलेंगे ताकि लोग कम खाएं। अबे तुम थोड़े से मतलब कम है क्या दिमाग तुम्हारा? एक जनरल कॉमन सेंस भी लगाओगे, पैसे से हटके भी कुछ चीज सोच लिया करो यार, कितनी गंदी गवर्नमेंट है हमारी भाई साहब। अब मुझे कंट्रोल करना चाहिए, पता चला कि क्लासेस ही आना बंद हो गई और अब देखो भैया, ये तो आज का तो सच यही है, जो भी बोलता है भैया वो गायब हो जाता है। पता चला भैया अगला लेक्चर आप पूछ रहे हो, ग्रुप में मैसेज डाल लो, अरे सर लेक्चर कहाँ गए? अरे सर तो खुद ही भैया पड़े हुए हैं कहीं जेल वेल में ठीक है, इसको ये बात को नहीं छोड़ दो यार। लेकिन बात ये है, इसका कोई लॉजिकल बेस नहीं है। अगर आप में से पूछे व्हाट इज द लॉजिकल बेस फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट सेइंग कि हम लोग टैक्सेशन इंप्रूव कर देते हैं सो दैट वी कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ सिन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स। ओके, चलो भाई कोई बात नहीं। पान मसाला भी इसी में आ गया, सिगार एंड सिगरेट्स इसमें आ गया। सिगार एंड सिगरेट ऊपर तंबाकू और उसके बढ़क में कवर नहीं था, लेकिन अगर आप सिगरेट में तंबाकू भर के पी रहे हैं तो फिर वो कवर होगा, ठीक है। कोल एंड लिग्नाइट, अब कोल एंड लिग्नाइट कहाँ से लग्जरी या सीन हो गया, मुझे समझ ही नहीं आता। कोयला भाई, कोयला अपना कोयला, या जलाने वाली कोई वो वस्तु जो उसके साथ में होती है, लिग्नाइट बोलते हैं उसको, वो भाई यहाँ पे कवर है, मैं क्या कह सकता हूँ। एरिएटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर कब से लग्जरी में आ गया, सरकार से मेरा सवाल है ये। कार्बोनेटेड वाटर आप समझते हो?
सोडा अलग होता है, कार्बोनेटेड वाटर अलग होता है। कार्बोनेटेड वाटर बेसिकली जिसके अंदर CO2 ज्यादा होती है, ठीक है, उसको कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं। और यहाँ पे एरिएटेड वाटर बोला जा रहा है। एरिएटेड वाटर ब्रिटिश टर्म है, इंडियन टर्म नहीं है, बट क्या कह सकते हैं। सबसे बुरा ना मुझे इस चीज पे लगा, कहीं आप सोच रहे हो मैं गुटखा खाता हूँ मुझे इसलिए बुरा लग रहा है, अरे भैया गुटखा ना खाऊं मैं मोटर कार पे परेशान हूँ। मोटर कार लग्जरी कब से हो गई? अब आप सोच रहे होंगे इसमें लैम्बो वगैरह आएगी, नहीं भाई, अभी मैं नीचे पढ़ाऊंगा आपको कौन कौन सी मोटर कार है इसमें। ऑलमोस्ट सारी मोटर कार के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, इसलिए तो गाड़ियां महंगी हो रही हैं। अब बताओ, गाड़ी की सेल के ऊपर जीएसटी भी लग रहा है, उस पर आईटीसी भी नहीं लेने देते। मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीजें। चलो भाई ये देख लेते हैं आगे क्या लिखा। शैल बी पेबल इन एडिशन टू सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, एचजीएसटी, एनी इनपुट फ्रॉम सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी वुड बी अलाउड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट सेस। मतलब यहाँ पे यार क्या बात बोली है, मजा आ गया। कि जैसे मान लो आपको सेस की पेमेंट करनी है, अरे भाई हाईलाइटर तू भी आज मुझे ले रहा हूँ इससे। सेस की पेमेंट करनी है बेटा आपको, मान लो 5,000 रुपए। तो अगर आपने पहले से पे किया हुआ है सीजीएसटी, उसका इनपुट जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सीजीएसटी पहले पे किया था 1,000 रुपए, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ उस 1,000 रुपए को, फिर मैं 4,000 ही पे करूंगा। लेकिन एक मेन जो बात है वो तो भूल ही गए हम, क्या? यहाँ पे हाउ एवर सेस इनपुट शेल नॉट बी अलाउड। क्यों? क्योंकि सेस इज नॉट टैक्स, एंड इफ इट इज नॉट टैक्स देन हाउ द इनपुट वुड बी अलाउड। दैट मीन्स अगर आपने सेस की पेमेंट 10,000 कर दी है, तो इसको आप इनपुट की तरह मतलब आईटीसी की तरह ले ही नहीं सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी कंपनसेशन सेस पेमेंट इज नॉट अलाउड एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू यू। ओनली यू कैन सेट ऑफ योर एक्सिस्टिंग क्रेडिट विच इज ऑलरेडी बीइंग रिफ्लेक्टेड इनटू योर अकाउंट। ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे आईटीसी आता है, कैसे ऑनलाइन पोर्टल चलता है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क काम करता है। दीज आर द थिंग्स विच आर पेंडिंग फ्रॉम माय साइड, आई विल कवर, डोंट नॉट वरी। बट अभी के लिए समझ लो कि इनपुट जो भी है वो आप यूज कर सकते हो कंपनसेशन सेस की पेमेंट के समय, बट जीएसटी कंपनसेशन सेस का पेमेंट जो आपने किया उसको इनपुट की तरह यूज नहीं कर सकते, ना बाबा ना। ठीक है, अब ये चीजें चलती कैसे है मैं बता देता हूँ। हमने जैसे सेस कलेक्ट किया, ठीक है, सेस कलेक्ट किया, तो सेस कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको एक सेस फंड में डालते हैं। सेस फंड सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब हमने सबसे पैसा छीना जबरदस्ती, जो भी सेस वेस लगाया, मतलब नहीं, सरकार तो बहुत बढ़िया है साहब। मेरा नाम राजेश है, मैं एक सरकार का सपोर्टर हूं। मैं तो सरकार को कहता हूं कि बढ़िया किया यार, गुटखा पान मसाला खाने वाले लोगों से तो और पैसे लेने चाहिए। मेरी इस वीडियो से कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी जिससे मैं जेल जाऊं। कृपया करके ऐसी कोई भी मंशा इसमें से कट कर देना है यार ये। जी अब देखो, सेस हमने कलेक्ट कर लिया सेस। नाउ सेस विल बी ट्रांसफर टू अ फंड और अ बैंक अकाउंट विच इज नोन एज सेस फंड। अब सेस फंड के अंदर जो भी चीज मैनेज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मतलब सबसे पैसा लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक फंड में डाल लिया जिसको बोलते हैं सेस फंड। नाउ दिस सेस फंड, फ्रॉम दिस सेस फंड ऑल द स्टेट्स विल बी आइडेंटिफाइड विच आर इन लॉस ऑफ रेवेन्यू। और वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा मैं बताता हूँ आपको। लॉस रेवेन्यू कैसे आइडेंटिफाई होता है भाई, देखा जाएगा कि पहले उनके पास कितना रुपया आ रहा था और कितना नहीं आ रहा था। देखो मैंने यहाँ पे बताया भी आपको, हाउ सेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेस फंड से पैसा रेवेन्यू लॉस स्टेट को जाता है। अब पता कैसे चलेगा कि कोई स्टेट रेवेन्यू लॉस में है भी कि नहीं है? तो ये देखा जाएगा कि रेवेन्यू 15-16 में कितना था, मतलब प्री जीएसटी वो कितना रुपए कमा रहे थे, प्लस 14% एनुअल ग्रोथ। अगर मान लो कोई इंसान मतलब सरकार 1,000 रुपए, अरे यार पेज ऐड हो जाए भाई, 1,000 रुपए कमा रही थी 15-16 में, तो हम लोग उसमें जोड़ेंगे 14% एनुअल ग्रोथ। तो नाउ दे वुड बी अर्निंग 1,140 रुपए, राइट? तो 14% एनुअल ग्रोथ मतलब हर साल की 14% ग्रोथ जोड़ेंगे। इतना तो सैलरी इंक्रीमेंट सरकार नहीं देती, लेकिन भाई देख लो टैक्स रेवेन्यू में इतना ग्रोथ जोड़ रही है। चलो भाई मान लिया, तो हम लोग इसमें एनुअल ग्रोथ 15-16 वाले अमाउंट में जोड़ जोड़ के करंट ईयर में पहुंचेंगे। फिर उस करंट ईयर वाले अमाउंट को जो उन्होंने एक्चुअल कलेक्शन किया उससे कंपेयर करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। जैसे मान लो वो 15-16 में 1,000 कमाते थे, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, ऐसे कर करके बहुत सारे साल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग चलो मान लेते हैं 17-18 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, या 18-19 ले लेते हैं। चलो आप बोल रहे हो तो 18-19 ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 18-19 में तो हम क्या करेंगे, इस 1,000 में 14% जोड़ेंगे तो 1,140। फिर से हम लोग 1,140 में जोड़ेंगे 14%, तो हो जाएगा 1,299। अरे भाई 1,299.6, इसमें फिर 14% जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,481.59।
444, ये है हमारा अमाउंट टोटल मिला के। अब मान लो उनके एक्चुअल कलेक्शन 1819 में जो हुआ, एक्चुअल कलेक्शन 1819 में जो हुआ वो हुआ 1300। नाउ सेस विल बी पेड एज अ डिफरेंस ऑफ दीज बोथ, तो ये कितना आएगा 1481 माइनस 1300, 181.544, ये आएगा भाई, ये आएगा हमारा अमाउंट विच विल बी पेड एज अ सेस टू द लॉस मेकिंग स्टेट। ठीक है, देखो यही बात मैंने यहाँ पे भी बताई, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू जैसे 10,000 था, ठीक है, तो 2,000 रुपए हमारा सेस जाएगा अगर एक्चुअल रेवेन्यू 8,000, इसको प्रोजेक्टेड रेवेन्यू बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ ऐड करने के बाद। तो जो भी यहाँ पे था उसमें मैंने 14% जोड़ा तो मेरा रेवेन्यू बन के आया 10,000। अगर मेरा एक्चुअल रेवेन्यू 8,000 है तो 2,000 रुपए का मेरे को सेस पे करना पड़ेगा एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से। कौन से फंड से? सेस फंड से। सेस फंड से ये जाएगा कहाँ पे? उन स्टेट्स के पास जाएगा जिन स्टेट को लॉस होता है। सर अगर किसी स्टेट को लॉस हुआ ही नहीं और हमारा फंड में से पैसा बच गया, क्योंकि हमने तो सारा पैसा कलेक्ट करके फंड में डाल लिया, मान लो फंड के अंदर 10,000 रुपए थे और इसमें से यूटिलाइजेशन में खाली 8,000 गए, तो 2,000 तो अनयूटिलाइज बच गए ना सर। इनका 2,000 का क्या होगा? सरकार बड़ी तेज है मेरे भाई, अनयूटिलाइज फंड के बारे में भी बता रखा है हमको कि क्या होगा। इसका 50% कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक तरीके से मान लो, मतलब भारत के अकाउंट में चले जाएगा 50%, 50% जाएगा अदर स्टेट्स एज पर रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट टैक्स। मतलब जैसे अब बचा कितना सर, यहाँ पे 2,000 बचा, तो 2,000 के दो टुकड़े होंगे, इसमें से 1,000 तो सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाएगा, ठीक है, सीओआई में चले जाएगा। बचा हुआ 1,000, बचा हुआ 1,000 बांटा जाएगा बाकी सारी स्टेट्स में एज पर स्टेट टैक्स रेवेन्यू, जितना जितना जो जो कमाएगा उसमें उतना उतना बांटा जाएगा, रेशियो निकाल लेंगे उसका, बहुत सिंपल सा वो हो जाएगा हमारा जीएसटी कंपनसेशन सेस। ओके सर, हमें समझ में आ गया कि कैसे कैसे बांटा जाता है, कैसा पूरा प्रोसेस है, किस स्टेट को मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। बट सर एक डाउट तो हमारा क्लियर ही नहीं किया आपने कि जीएसटी का जो सेस का रेट है वो क्या है। तो देखो बेटा, सिगरेट का, सिगार का, तंबाकू का, मोटर कार्स का, एरेटेड वाटर का और तंबाकू का फिर से अलग अलग रेट है। मैं पहले मोटर कार बताता हूँ ताकि आप में थोड़ी एकदम गुस्सा आए, रोष आए, मतलब खाली मैं जल क्यों जाऊं। मोटर कार देखो, अगर आपकी मोटर कार छोटी है, मोटर कार की बात हो रही है, मोटर कार अगर आपकी छोटी है, स्मॉल पेट्रोल कार है, छोटी भी है और पेट्रोल की है, तो 1% सेस लगता है, ठीक है। जिसका छोटी का मतलब क्या है? जिसका इंजन 1200 सीसी तक का हो और लेंथ 4 मीटर से कम हो। सर 1200 सीसी का तो इंजन एक गाड़ी का नॉर्मली ही होता है ना भाई। 1200 सीसी से यार छोटी गाड़ी क्या होगी? 1,000 सीसी की तो नैनो थी मेरे ख्याल से, 800 900 जितने की भी थी। तो यार स्मॉल गाड़ी पे भी ये जीएसटी का सेस लगा रहे हैं, बताओ यार, ये लग्जरी है कोई? हद है। 4 मीटर से छोटी होनी चाहिए गाड़ी। ओके, स्मॉल डीजल कार, एक तो पेट्रोल वाली स्मॉल कार है, एक डीजल वाली, उसकी कैपेसिटी 1500 सीसी तक है। तो डीजल की स्मॉल गाड़ी का मतलब है 0 सीसी से लेके 1500 सीसी तक डीजल की स्मॉल गाड़ी में कैटेगरी में वो आएगी। तो थ्रेशोल्ड सीसी वाला है, मतलब क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन की कैपेसिटी नापने का मैट्रिक होता है। तो अगर पेट्रोल की गाड़ी आपकी 1200 सीसी तक की है तो वो स्मॉल की कैटेगरी में आएगी, 1% सेस। डीजल की गाड़ी में ये लिमिट बढ़ा दी गई, 1500 तक कर दी गई। अगर 15, लेकिन लिमिट बढ़ाने के साथ और पेल भी तो दिया गया, 1500 सीसी तक अगर आप पाते हैं स्मॉल गाड़ी तो 3% सेस। अबे पेट्रोल में 1% था, डीजल में 3%। सरकार बोलती है डीजल की गाड़ी, अब मैं सरकार ने बोला तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सरकार अगर पूछेंगे तो क्या कहेगी? अबे डीजल की गाड़ी सस्ती भी तो पड़ती है तुम्हें, डीजल भी तो सस्ता पड़ रहा है पेट्रोल से, तो अभी पैसे दे दो। अरे यार भाई तुम यार, मतलब माइग्रेन कर देंगे सरकार वाले भाई साहब सबको। अच्छा, मीडियम गाड़ी, मीडियम गाड़ी मतलब एकदम ना बड़ी ना छोटी, कैसे? पेट्रोल वाली है भैया, 1500 सीसी तक 15% सेस। अरे भैया ये वाली ऊपर गाड़ी तो 1200 सीसी से हमने गलती कर दी क्या बड़ी लेके? अब 1200 से देखो 300 सीसी की कैपेसिटी आपने बढ़ाई, सेस कितना हो गया? 15% हो गया, लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है। लग्जरी गाड़ी जिनका 1500 सीसी से ज्यादा बड़ा इंजन है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, सरकार ने बोला लग्जरी गाड़ी है 1500 सीसी से बड़ी है, तो अरे 1500 सीसी से बड़ी तो सारी एसयूवी होती है, तो सारी एसयूवी पे 20% सेस लगा दोगे क्या? सरकार ने बोला जी हाँ। क्या हो गया? लग्जरी एंड सिंग गुड्स हैं भाई, चलो। तो फिर सरकार ने बोला चलो एसयूवी पे क्या करते हैं, 20% नहीं लगाते। मैं खुश हो गया, मैंने कि एसयूवी पे 20% नहीं लगाओगे, 15 सीसी से ज्यादा इंजन उसका होता ही ज्यादा हुआ, तो यार उस पर तो फिर नहीं लगाना चाहिए, उसका अलग टैक्स रेट होना चाहिए। सरकार ने बोला ले बेटा बहुत अच्छी बात है, एसयूवी के ऊपर 22% टैक्स रेट है सेस वाला, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस, एक और पैरामीटर डाल दिया एसयूवी को, सरकार ने आइडेंटिफाई किया एसयूवी को एज ग्राउंड क्लियरेंस लेवल। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस लेवल, जीसीएल क्या होता है कि जो गाड़ी है
गाड़ी है, ये गाड़ी धरती से कितनी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस इसको बोलते हैं, मतलब इसके टायर की वजह से ये कितना, मतलब ऊंचा कितना है बेसिकली, ये मुझे तो इतना ही पता है कि गाड़ी का जो फ्लोर है वो सड़क से कितना ऊंचा है, बीच में कितना गैप है। अगर वो गैप 170 mm का है तो वो एसयूवी में कैटेगरी में आ जाएगी, फिर उसके ऊपर 22% लगेगा। यूं मत बोलना कि भैया मेरी गाड़ी एसयूवी है या नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं, सरकार बताएगी अगर एसयूवी है तो 22%। आपने देखा यहाँ पे कि गाड़ी का क्या कितना गंदा हाल है, 1%, 3%, 20%, 22%। ऑलरेडी गाड़ियां इतनी महंगी हैं, तो एक्चुअली में देखा जाए तो गाड़ियां भाई महंगी है ही नहीं। 20-22% हम लोग टैक्स दे रहे हैं, वो भी उस इनकम से जो उसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी इनकम टैक्स दे के आए हुए हैं। तो भाई बहुत गंदी हालत है सरकार की तो भाई। अगर मैंने कोई पैसा कमाया, मान लो मैंने 6 लाख रुपए कमाए, 6 लाख 60 लाख रुपए कमा लिए मान लो, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी टैक्स दे के आया हूँ मान लो 30%, तो 1,80,000 रुपए तो मैं ऑलरेडी दे आया इस पे। 1,80,000 नहीं, 18 लाख रुपए मेरे ख्याल से आएंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय 30%, हाँ 18 लाख आएंगे भाई। 18 लाख का तो मैं टैक्स ही दे आया। अब 60 लाख माइनस 30%, 42 लाख रुपए बचा मेरे पास मोटा मोटा। और मैं तुम्हें बताऊं एक चीज और, ये 30% भी नहीं जाएगा, इसमें और दिक्कत आएगी, इसमें सरचार्ज भी लगेगा इनकम टैक्स में। आप पढ़ेंगे, जो फाइनल वाले बच्चे हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। चलो सरचार्ज छोड़ देते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ले लेते 4%, तो 31.2% हो गया, तो 60 लाख पे 31.2% आप दे के आएंगे, तो आपके पास बचेंगे कितने, 41,28,000 रुपए। अब 41,28,000 जब आप गाड़ी लेने गए तो इसका भी आपने, मान लो आपने गाड़ी लिया 35 लाख रुपए का, इसमें से 35 लाख के ऊपर तो आप 22% सेस ही दे दोगे भाई, मतलब 35 लाख की परचेज पे सेस भी लगेगा 22%। ये एग्जैक्टली इस तरह थोड़ी ना निकलेगा। लेकिन आपने समझा, ये हार्ड अर्न मनी जो आपकी थी, जो ऑलरेडी टैक्स थी, ऑलरेडी टैक्स्ड, वो अगेन टैक्स हो गए दूसरे एक्ट में। सरकार बोलती है डबल टैक्सेशन जब होता है, जब एक ही कानून के अंदर दो बार टैक्स लग जाए। दो अलग अलग कानून में टैक्स लग रहा है तो भैया डबल टैक्सेशन थोड़ी ना हुआ, आप बताओ, ये तो कोई बात हुई नहीं। ये तो मोटर कार की बात हुई। अच्छा, अब सरकार ने सिगरेट को कैसे पकड़ा, सरकार ने सिगरेट को पकड़ा लेंथ से, और ये फिल्टर वाली है, अनफिल्टर वाली मैंने कवर नहीं करी है। अनफिल्टर वाली की लिमिट आप अलग से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो एग्जामिनेशन में हमारी इतनी रेलिवेंस रखती है। फिल्टर वाली है ये, इसमें मैंने एक ही कैटेगरी रखी है। चलो, लेंथ कितनी है सिगरेट की, ये डिपेंड करता है वो लंबी कितनी है, जितनी लंबी सिगरेट उतना ज्यादा सेस। 65 mm से छोटी है, ये अप टू 65 mm है, तो 5% जीएसटी सेस प्लस 1,591 रुपए पर 1000 स्टिक, मतलब एक अगर आप सिगरेट खरीदते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1.60 रुपए, तो 1.60 रुपीज आपको सेस देना पड़ेगा, उसके साथ साथ 5% भी देना पड़ेगा, ठीक है। और इधर ये अगर आपकी सिगरेट 65 mm से बड़ी और 70 mm तक है, मतलब 5 mm और बढ़ जाता है इसमें, तो ये पैसा जो आपका 1,591 1000 स्टिक पे था, अब ये पैसा हो जाएगा 2876 रुपए, मतलब 2876 डिवाइड बाय 1000, मतलब हर एक स्टिक पे 2 रुपए आपको देना पड़ेगा, मतलब 2 रुपए क्या 2.8, मतलब 3 रुपए। और अगर यही आपकी सिगरेट की लेंथ हो जाती है 75 mm तक, उससे लंबी तो सिगरेट इन्होंने कंसिडर नहीं करी, शायद सिगार में ले लेते होंगे उसको, ठीक है, उसको शायद सिगार में ले लिया, हाँ। तो 3668 पर 1000 स्टिक आपको देना पड़ेगा, 3 रुपए 66 पैसे आपको देने पड़ेंगे। 5% तो आपका खड़ा ही हुआ है, वो तो आपको देना ही है। अगर सिगार में आ गए तो 21% जीएसटी और 4170 पर 1000 स्टिक। लेकिन यहाँ पे ये बात है, विच एवर इज हायर, 4 रुपए 17 पैसे हर सिगरेट पे, या तो 21% जीएसटी। तंबाकू अगर च्यू करने वाला है, च्यू मतलब चबाने वाला है, तो 5% प्लस 50 पैसे पर यूनिट, इसमें तो फ्लैट रेट है। स्मोकिंग मिक्सचर, जो हम लोग वेप वगैरह की बात करते हैं, जो हम लोग हुक्का वुक्का पीते हैं, हुक्का का तो बता रखा है अलग से ही। वैसे देखो सरकार कितनी पढ़ी लिखी है, बोलती है भैया ये सब नहीं करना चाहिए, सिन गुड्स हैं, डिटेलिंग देखो सरकार की। हुक्का ले भाई अलग, च्यूइंग वाला ले भाई अलग, अलग टैक्स लगाएंगे। हुक्के पे 5% तो है ही है, मतलब 5% तो आप देख लो हर जगह ऑलमोस्ट है ही है। इसके साथ साथ 36 पैसे पर यूनिट एक्स्ट्रा। पाइप एंड सिगरेट पे 270% सीधा लगा दिया। अगर पाइप 100 रुपए का है, 100 रुपए का पाइप है, तो 270 रुपए का हो गया वो सीधा सीधा, खाली टैक्स, और नहीं भैया कुछ भी। अच्छा, एरिएटेड वाटर, अब भाई ये क्या होता है, पाइप सिगरेट हुक्का वगैरह, देखो इतना डिटेल तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इनका यूटिलाइजेशन नहीं करता। बट मुझे ये पता है कि ये कोई खाने वाला होता होगा गुटखा, तंबाकू। ये स्मोकिंग मतलब वो भर के पाइप वगैरह में पीते होंगे सिगरेट में कुछ, और हुक्का तो वही होता है ना जो ऐसे होता है ना, क्या ऐसे ही होता है शायद, जो हुक्का पीते हैं बैठ के, इसमें एक पाइप सा जाता है ना, यहाँ पे हम लोग डालते हैं मसाला वगैरह जो तंबाकू, फिर उसका वेप हम लोग धुआं यहाँ से इनहेल करते हैं, तो ये शायद वही चीज होगी।
तो उस हुक्के के ऊपर 36 पैसे और 5% जीएसटी कंपनसेशन सेस तो है ही है। एरिएटेड वाटर पे 12% है। पान मसाला पे फ्लैट 60%। अगर पान मसाला यहाँ पे भी था लेकिन वो तंबाकू था, यहाँ पे पान मसाला अलग से, वो जो सुरती उड़ती बनाते हैं लोग, इसकी मुझे जानकारी है बिकॉज लेबर क्लास जो हमारे यहाँ भी काम करके गई है वो पान मसाले ही खाती है, तो उसके ऊपर 60% सेस है। कोल एंड लिग्नाइट पे 400 पर टन है, तो ये थोड़ा कम है क्योंकि सरकार इतनी भी बेशरम नहीं हो सकती कि कोल एंड लिग्नाइट को डाल तो दिया, उसके बाद भी उसको लग्जरी और सीन में डाल दिया, फिर भी तुम बदतमीजी कर रहे हो। तो 400 पर टन है, मतलब टन में कितने होते हैं, 1000 kg। ठीक है। तंबाकू अनमैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, या ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो, लेकिन अनमैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। तो 5% प्लस 36 पैसे पर यूनिट, एक्सट्रैक्ट में भी उतना ही है, तो तंबाकू में तो इतना ही रेट है, ऊपर भी हुक्का वाला रेट ही इधर भी आ जाएगा, हुक्का वाला रेट ही आ जाएगा। देखो हमने सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन सेस याद कर लिया। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस में कौन कौन सी चीजें आती है। एमसी स्क्वायर पैट, आपको याद करने के लिए एक कोड भी दे देते हैं। एमसी स्क्वायर पैट मतलब, एमसी का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब मोटर कार, ठीक है, मोटर कार। एम का मतलब, सी का मतलब सिगार एंड सिगरेट, तो सी स्क्वायर हो गया सिगार एंड सिगरेट। पी का मतलब हो गया पान मसाला। ए का मतलब एरिएटेड वाटर। और टी का मतलब हमारा हो गया, ये पैट में आ जाएगा तंबाकू। ओके सर। समझ में हमको आ गया। मोटर कार हो गया, नहीं, मोटर कार के बाद सी स्क्वायर में आएगा कोल एंड लिग्नाइट भी तो रह गया, सिगार एंड सिगरेट प्लस कोल, तो जब होगा ये सी स्क्वायर, सी स्क्वायर जब होगा, ठीक है। तो एम सी स्क्वायर पैट आप ऐसे याद कर सकते हो। जीएसटी कंपनसेशन सेस में कौन कौन सी चीजें आती है उनके लिए। आशा करता हूँ मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी हैं, यहाँ पे बता दी हैं। फीचर्स मैंने बहुत डिटेल में कवर करे हैं आपके लिए। अब हमारे पास इस चैप्टर में कुछ बचा हुआ नहीं है फीचर्स वाले में, ठीक है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग और नई नई चीजें करेंगे। बैच से रिलेटेड कुछ भी डिटेल चाहिए हो आपको, कमेंट डाउन कीजिए, पूछिए, जब भी जवाब मिलेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस। जो भी बच्चे ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप के हैं, अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई गेट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दीज लेक्चर्स एंड माई एफर्ट्स आर नॉट वेस्टेड। थैंक यू। अगली क्लास में मिलेंगे, चलिए बाय बाय।